नमस्कार। वीडियो के इस अंक में देखते हैं यूपी ट्रिपल एससी द्वारा आयोजित पेट 2021 में पूछे गए द्वितीय पाली यानी सेकेंड शिफ्ट का जो सेट ए है उसमें पूछे गए प्रश्नों की विस्तृत व्याख्या संशोधित उत्तर के से मिलान करते हुए। तो इसमें देखते हैं कि इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं और ये उपयोगी होगा पेट 2023 के लिए, जिसका एग्जाम 28-29 अक्टूबर 2023 को होने वाला है। तो इसको PYQ बेस्ड पर आधारित प्रश्नों के रूप में देखते हैं कि 2021 में किस तरह के प्रश्न पूछे गए हैं। निम्नलिखित किस क्रम में भारत आया? इसमें पहला है टॉमस रो, दूसरा है फायान, तीसरा हैंसांग। इसका जो सही आंसर है, ए का जो पहला आंसर सही वो सी में है, यानी सबसे पहले जो भारत में आया वो फायान आया। फायान जो है यह चंद्रगुप्त यानी गुप्त काल में आया था। चंद्रगुप्त नरेश चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था फायान, सबसे पहले आया। इसके बाद हैंसांग आया। हैंसांग जो है हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया, और जो टॉमस रो है मुगल काल में आया। तो सबसे पहले इसमें दूसरा आया, फिर तीसरा, फिर पहला, यानी इसका जो विकल्प सही वो सी है। करें तो इसमें फायान और हैंसांग जो हैं ये चीनी लेखक हैं। फायान के बारे में देखें तो फायान जो इसमें है ये चीनी यात्री गुप्त नरेश यानी गुप्त वंश के जो नरेश हैं चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया। इसने अपने विवरण में मध्य देश के समाज एवं संस्कृति के बारे में वर्णन किया। इसने मध्य देश की जनता इसको सुखी एवं समृद्ध बताया। ये 14 वर्षों तक भारत में रहा। हैंसांग के बारे में देखें तो हैंसांग जो है हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया। हैंसांग 629 ईस्वी में चीन से भारतवर्ष के लिए प्रस्थान किया और लगभग 1 वर्ष की यात्रा के बाद सर्वप्रथम वह भारतीय राज्य कपसा पहुंचा। भारत में 15 वर्षों तक ठहरकर 645 ईस्वी में चीन लौट गया। वह बिहार में नालंदा जिला स्थित नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन करने तथा भारत में बौद्ध ग्रंथों को एकत्र करके ले जाने के लिए आया था। इसका इंपॉर्टेंट है, इसका भ्रमण वृत्तांत CU के नाम से प्रसिद्ध है, जिसमें 138 देशों का विवरण मिलता है। और देखें तो हैंसांग ने बुद्ध की प्रतिमा के साथ साथ सूर्य और शिव की प्रतिमाओं का भी पूजन किया था। हैंसांग के अध्ययन के समय नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति आचार्य शिलभद्र थे। यह विश्वविद्यालय बौद्ध दर्शन के लिए प्रसिद्ध था। इसके बाद टॉमस रो के बारे में देखें तो टॉमस रो जो था यह 1615 ईस्वी में, यानी यह आया 1615 ईस्वी में, सबसे बाद इसमें जो दिया गया सबसे बाद में टॉमस रो है। 1615 ईस्वी में सर टॉमस रो जहांगीर के दरबार में आया था और अंग्रेजी व्यापार के लिए कुछ सुविधाएं प्राप्त की। 1623 ईस्वी तक अंग्रेजों ने सूरत, भड़ौच, अहमदाबाद, आगरा और मसूरीपट्टनम में अपनी फैक्ट्रियां स्थापित कर ली थी। महत्वपूर्ण प्रश्न देखें तो इसमें 2 नंबर है, सिराज उद दौला किस युद्ध में अंग्रेजों से पराजित हुआ था? तो इसका सही आंसर जो दूसरे का बी है, यानी प्लासी का युद्ध है। प्लासी का युद्ध जो हुआ था वह 23 जून 1757 ईस्वी में हुआ था। 23 जून 1757 में जो है प्लासी का युद्ध हुआ था, और इस युद्ध में सिराज उद दौला जो है इस युद्ध में अंग्रेजों से पराजित हुआ था। इसके बारे में देखें तो क्लाइव की सेना में 950 यूरोपीय पैदल, 100 यूरोपीय तोपची, 50 नाविक और 2100 भारतीय सैनिक थे। और नवाब की सेना में लगभग 50,000 की सेना थी। नवाब जो सिराजदौला है इनकी सेना में लगभग 50,000 सैनिक थे। युद्ध में मीर जाफर ने धोखा दिया। नवाब की ओर से मीर मदान, मोहनलाल और कुछ फ्रांसीसी सैनिकों ने भाग लिया। मीर मदान युद्ध में मारा गया और अंग्रेज विजयी हो गए। नवाब भागकर मुर्शिदाबाद पहुंचा, जहां मीर जाफर के लड़के मीरान ने मोहम्मद बेग द्वारा उसका कत्ल करवा दिया। प्लासी जो है यह नदिया जिले में गंगा तट पर स्थित है। कि युद्ध में बंगाल सेना के 500 सैनिक मारे गए, इतने ही जख्मी, जबकि अंग्रेज सेना के 23 सैनिक मरे थे, 49 जख्मी। इस प्रकार कहा जा सकता है कि मीर जाफर ने पद की लालसा में राष्ट्रीय गद्दारी की थी। युद्ध के बाद कंपनी को 24 परगना की जिम्मेदारी प्राप्त, जिसमें उसकी आय में वृद्धि हुई। इसके बाद ही दस्तकों का और भी अधिक दुरुपयोग हो गया। क्लावी को 2,34,000 रुपये भेंट मिली और 50 लाख रुपये सेना थाना नाविकों के लिए मिला। इस युद्ध में विजय ने बंगाल में अंग्रेजी साम्राज्य की नींव डाल दी, और इसी युद्ध के कारण जो है वैधानिक रूप से अंग्रेज 1757 ईस्वी में बंगाल के राजनीतिक स्वामी नहीं बन पाए। प्लासी युद्ध के बाद भी अंग्रेजों का भारत में वाणिज्यिक स्वरूप बना रहा, और इस युद्ध में विजय के परिणाम स्वरूप ही क्लावी को बंगाल का गवर्नर बना दिया गया था। अगला प्रश्न जो दिया है, इनमें से कौन हड़प नीति का कट्टर समर्थक था? तो इसका आंसर जो भी सही है, लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी के बारे में देखें तो यह 1848 से 1856 तक भारत में गवर्नर जनरल रहा। इसके बारे में देखें तो द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध तथा पंजाब का ब्रिटिश शासन में विलय इसी के शासनकाल में हुआ। जग प्रसिद्ध सिख राज्य का प्रसिद्ध हीरा कोहिनूर महारानी विक्टोरिया को भेज दिया, इसी ने भेजा। तो इसमें है डलहौजी ने सिक्किम पर 2 अंग्रेज डॉक्टरों के साथ दुर्व्यवहार का आरोप लगाकर सन 1850 ईस्वी में उस पर अधिकार कर लिया। 1852 ईस्वी में एक इमाम कमीशन की स्थापना की गई। इसका उद्देश्य भूमि रहित जागीरों को पता करके उन्हें छीनना था। इसके बाद जो इस प्रश्न प्रासंगिक उसको देखें, डलहौजी का शासनकाल उसके व्यक्तिगत सिद्धांत है, डॉक्ट्रिन्स ऑफ लॉ, यही जो हड़प नीति है उसी के बारे में है। व्यक्तिगत सिद्धांत या डॉक्ट्रिन्स ऑफ लॉ के कारण अधिक याद किया जाता है। इस नीति के तहत अंग्रेजी साम्राज्य में विलय किए गए राज्य थे। सर्वप्रथम सतारा 1848 ईस्वी में, जयपुर जो बुंदेलखंड और संभलपुर उड़ीसा 1849 ईस्वी में, बाघाट हिमाचल प्रदेश में 1850 ईस्वी में,
उदयपुर मध्य प्रदेश 1852 ईस्वी में, झांसी 1853 ईस्वी में, अब नागपुर 1854 ईस्वी में मिलाया गया। सन 1856 ईस्वी में अवध को कुशासन का आरोप लगाकर अंग्रेजी राज्य में मिला लिया गया। उस समय अवध का नवाब वाजिद अली शाह था। मेट्रोलॉजी को भारत में रेलवे का जनक माना जाता है। इसी के समय भारत में पहली बार 16 अप्रैल 1853 ईस्वी में मुंबई में ठाणे के बीच 34 किलोमीटर प्रथम रेल चलाई गई। सन 1854 ईस्वी में नया पोस्ट ऑफिस एक्ट पारित हुआ और भारत में पहली बार डाक टिकट का प्रचलन हुआ। इसने पृथक रूप से भारत में पहली बार सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना की। इसने सन 1854 ईस्वी में एक स्वतंत्र विभाग के रूप में लोक सेवा विभाग की स्थापना की। इसके बाद देखें तो इसी समय 1853 ईस्वी में कलकत्ता और आगरा के बीच पहली बार बिजली संचालित कार सेवा शुरू की गई। इसने शिमला को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया। भारतीय इतिहास में धनवंतरी कौन थे? तो इसका जो सही आंसर है 4 का जो सही आंसर वो बी है। बी मीन्स है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की सभा को सुशोभित करने वाले एक प्रसिद्ध चिकित्सक, यानी धनवंतरी जो है यह एक प्रसिद्ध चिकित्सक है या चिकित्सक है, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की सभा को सुशोभित करते थे। इसका जो सही आंसर है वो बी है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट इसमें जो है 5वां नंबर प्रश्न है। 5वां नंबर प्रश्न देखते हैं। तो 5वां कर रहा है मौर्यकालीन भारत के विवरण वाली इंडिका के लेखक थे। 5वां को जो सही आंसर वो मेगास्थनीज है। और फायान के बारे में पहले प्रश्न व्याख्या हम देख चुके हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट इसमें 6 नंबर प्रश्न है। 6वां का इसको देखते हैं। साइमन कमीशन किस वर्ष भारत में प्रथम बार आया? तो 6वां का जो सही आंसर है वो डी है, 1928 में, यानी इस वर्ष भारत में प्रथम वर्ष आया, तो 1928 इसका आंसर सही है। नेक्स्ट देखें 7वां नंबर प्रश्न देखें। तो 7वां जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस अधिवेशन में ऐतिहासिक पूर्ण स्वराज्य पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया गया? तो 7वां का जो सही आंसर है वो बी है, लाहौर में। साइमन कमीशन के बारे में कुछ एक्स्ट्रा जानकारी भी देख लेते हैं। तो साइमन कमीशन जो 1919 ईस्वी के एक्ट में 10 वर्ष पर इसकी समीक्षा का प्रावधान था, परंतु 1929 ईस्वी में ब्रिटेन में आम चुनाव होने का सरकार ने 8 नवंबर 1927 ईस्वी को ही घोषणा कर दी। कमीशन में ब्रिटिश संसद के 7 सदस्य सम्मिलित थे। इसमें हाउस ऑफ कॉमन्स में लिबरल पार्टी के साइमन अध्यक्ष बनाए गए, हाउस ऑफ लॉर्ड्स में कंजर्वेटिव पार्टी के बाथम और स्ट्रेट कोना था, हाउस ऑफ कॉमन्स में लेन फैक्स और कैडेगन, हाउस ऑफ कॉमन्स में लेबर पार्टी इटली और बर्नोट हार्टशोन अन्य सदस्य थे। कमीशन के सभी सदस्य यूरोपीय थे और भारत में इसके विरोध का यही सबसे बड़ा कारण था। कांग्रेस ने दिसंबर 1927 ईस्वी में मद्रास में अपने अधिवेशन में कमीशन का प्रत्येक स्थिति में, प्रत्येक स्थान पर था, प्रत्येक प्रकार से बहिष्कार करने का निश्चय किया। 3 फरवरी 1928, या 3 फरवरी जो पहुंचा हुआ 3 फरवरी 1928 ईस्वी को जिस दिन साइमन कमीशन बंबई पहुंचा, उस दिन देशव्यापी हड़ताल आयोजित की गई। कमीशन के बारे में तो 1928 ईस्वी था। 1929 ईस्वी में साइमन कमीशन ने भारत का 2 बार दौरा किया। कमीशन ने 27 मई 1930 ईस्वी को अपनी रिपोर्ट प्रकाशित की, यानी रिपोर्ट कब प्रकाशित की? 1930 में। गठन कब हुआ? तो गठन इसका 1927 में हुआ था, 8 नवंबर 1927 को इसकी घोषणा की गई थी। और यह भारत कब आया था? 3 फरवरी 1928 को, और इसकी रिपोर्ट पेश की गई 27 मई 1930 को। अब इसमें 7वें नंबर प्रश्न की व्याख्या देखते हैं। तो इसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस अधिवेशन में ऐतिहासिक पूर्ण स्वराज्य पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया गया? तो इसका आंसर सही वो भी है, लाहौर में। इसमें व्याख्या देखते हैं। तो यह जो था कांग्रेस का ये जो अधिवेशन था वह 44वां लाहौर में जो आयोजित किया गया, यह 44वां कांग्रेस का अधिवेशन था। और यह 29 से 31 दिसंबर 1929 को आयोजित किया गया। 1929 में, 29 से 31 दिसंबर 1929 में आयोजित किया गया। और इसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की। इसकी प्रमुख बातें देखें तो इसी अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित कर दिया गया तथा 26 जनवरी, इंपॉर्टेंट हो जाता है, 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाने का निश्चय किया गया। तो यह रहा, यानी 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाने का निश्चय नहीं किया गया। परंतु जैसा कि हम जानते हैं भारत की जो आज़ादी 15 अगस्त 1947 को मिली, तो 15 अगस्त स्वतंत्रता मिला जाता है। इसी दिन की ऐतिहासिकता को रखते हुए जब भारत का संविधान लागू किया गया, भारत का संविधान जब लागू किया गया, तो यह जो है 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस, यानी 26 जनवरी 1950 को जो है पूर्ण रूप से लागू होने पर 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस भारत में मनाया जाता है। इसी दिन की प्रासंगिकता को रखते हुए 26 जनवरी को जो है हमारा संविधान लागू किया गया। का जो संविधान था वह अंगीकृत होकर अधिनियमित जो हुआ था वह 26 नवंबर 1949 को ही हो गया था, परंतु उसको लागू जो है 26 जनवरी 1950 को किया गया। इसी दिन की प्रासंगिकता को देखते हुए 26 जनवरी 1950 में संविधान लागू किया गया, जबकि 26 नवंबर 1949 ईस्वी में ही संविधान जो है यह अंगीकृत और अधिनियमित हो चुका था संविधान सभा द्वारा। तो इसमें कह रहा है उसको देखें, निम्न का मिलान करें। तो 8वां का जो सही आंसर बी है। बी मीन्स यहाँ पर देखा जा सकता है, बी जो है यह बी है। 8वें का आंसर बी है। बी मीन्स हुआ ए का 2, इंडियन नेशनल आर्मी यानी सुभाष चंद्र बोस से संबंधित है। और बी जो है, बी का 1 है, एक मतलब गदर पार्टी जो है लाला हरदयाल संबंधित है। और मित्र मेला यानी सी का जो है 3 है, ये एनी बेसेंट संबंधित है। और होम रूल लीग डी का जो है, सॉरी सी का 3 है, सी का 3 जो है मित्र मेला जो है ये बी.डी. सावरकर से है। और होम रूल लीग जो है एनी बेसेंट से है। इसको देख लेते हैं, यानी 8वें का जो प्रश्न का जो सही उत्तर है वो बी है। बी मीन्स यह हुआ
कि ए का 2 यानी इंडियन नेशनल आर्मी सुभाष चंद्र बोस से संबंधित है, और बी का 1 है गदर पार्टी लाला हरदयाल जी संबंधित है, मित्र मेला जो है वीडी सावरकर से है, होम रूल लीग जो है वो एनी बेसेंट से, यानी सी और डी सुयोजित है यानी मिलान है, यानी ये मैच है, ए और बी जो है क्रॉस में मिलान है यानी एक दूसरे विपरीत है। तो इसका जो सही आंसर है वो बी है। तो नवा क्या कह रहा है उसको देखते हैं। निम्न से किसने महात्मा गांधी के खिलाफत आंदोलन से जुड़ने का विरोध किया था? तो नवा का जो आंसर सही वो सी है, मोहम्मद अली जिन्ना। तो इंपॉर्टेंट है, महात्मा गांधी के खिलाफत आंदोलन से जुड़ने का विरोध किया था मोहम्मद अली जिन्ना ने किया था। नवे का सी आंसर सही है। 10वां प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा क्रांतिकारी संगठन काकोरी षड्यंत्र केस में शामिल था? तो 10वें का जो सही आंसर है वो डी है। डी मीन्स हुआ हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन शामिल था। शेष इसमें जो है गदर पार्टी, अनुसूचित समिति और अनुभव भारत ग्रुप शामिल नहीं थी। तो ये क्रांति पूछा जाने से कौन सा क्रांतिकारी संगठन काकोरी षड्यंत्र केस में शामिल था? तो इसका आंसर डी सही, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। रिपब्लिकन एसोसिएशन जो है यानी HRA जो है, इसकी स्थापना 1924 में की गई थी। 1924 इसमें स्थान कानपुर है यानी कानपुर में किया गया। संस्थापक सदस्य देखें तो सचिन चंद्र नाथ सान्याल, योगेश चटर्जी इत्यादि थे। 9 अगस्त 1925 को हुआ। 9 अगस्त 1925 को जो है काकोरी कांड हुआ। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के क्रांतिकारियों ने सहारनपुर लखनऊ लाइन पर काकोरी जाने वाली 8 डाउन मालगाड़ी को सफलतापूर्वक लूटा। इस संबंध में 29 क्रांतिकारियों को गिरफ्तार कर उन पर काकोरी षड्यंत्र कांड मुकदमा चलाया गया। 17 लोगों को लंबी सजाएं, 4 को आजीवन कारावास था। 4 क्रांतिकारियों जिसमें रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, रोशन लाल था, राजेंद्र लाड़ी को क्रमशः गोरखपुर, फैजाबाद, नैनी, इलाहाबाद तक गुंडा फांसी दे दी गई। उन्हें इसी संगठन का नाम हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन यानी HSRA कर दिया गया। 10 सितंबर 1928 ईस्वी को। स्थान दिल्ली का फिरोज शाह कोटला मैदान। संस्थापक चंद्रशेखर आजाद थे। नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर बना है? तो 11 का जो सही आंसर है वो बी है यानी कृष्णा नदी पर। नागार्जुन सागर बांध जो है कृष्णा नदी पर बनाया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, 12 नंबर प्रश्न है, माउंट एवरेस्ट पर प्रथम बार चढ़ाई किस वर्ष की गई थी? तो 12 का जो सही आंसर बी है, 1953 में। भरतपुर में स्थित पक्षी अभ्यारण्य राष्ट्रीय उद्यान का नाम है? 13 का जो आंसर है वो सी है, केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान, यानी भरतपुर में स्थित पक्षी अभ्यारण्य राष्ट्रीय उद्यान का नाम है केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान। ये भरतपुर जो है राजस्थान में स्थित है। तो इसका जो नाम है वो केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान है। नेक्स्ट इसमें 14 नंबर प्रश्न देखते हैं, भिलाई इस्पात संयंत्र के लौह अयस्क का स्रोत है? तो 14 का जो सही आंसर है वो ए है, दल्ली राजहरा। भिलाई इस्पात संयंत्र के लौह अयस्क का स्रोत है वो है, यानी 14 का जो सही आंसर ए है यानी दल्ली राजहरा। नेक्स्ट देखते हैं, 15 नंबर प्रश्न को देखते हैं, दिए गए दर्रों और उनके स्थानों का कौन सा जोड़ सही नहीं है? इसमें पूछ रहा है सही नहीं है, तो 15 का जो सही आंसर वो डी है। डी मीन्स हुआ 1 2 3। इसको संशोधित किया गया था, आंसर में डी बताया गया। तो दिए गए दरों और उनके स्थानों का कौन सा जोड़ सही नहीं है, यानी ये जो है इसमें सही नहीं पूछा है, तो इसमें पहला जोड़ भी नहीं सही, दूसरा भी सही नहीं, तीसरा नहीं सही, इसका मतलब चौथा जो सही है, यानी कि 3 गलत हैं, चौथा इसमें सही है 15 में। जिला और बुर्जिल जो जम्मू कश्मीर में है, परंतु ये अविभाजित जम्मू कश्मीर में था, क्योंकि 2019 में जो है जम्मू कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांट देने की वजह से लद्दाख और जम्मू कश्मीर हो गया। उस दौरान ये जो है 2 भागों में बट गया, इसलिए प्रासंगिक नहीं रह गया था, क्योंकि 2021 में पूछा गया प्रश्न है। इसके लिए संशोधित करके आयोग ने इसका आंसर 1 2 और 3 कर दिया। उत्तर प्रदेश के लिए सही नहीं है, हिमाचल प्रदेश के लिए भी पूरा सही नहीं, क्योंकि इसमें 3 दर्रे दिए गए हैं, जबकि नाथुला और जिलेबा सिक्किम में स्थित है, सही केवल। तो इसमें सही नहीं पूछा है, तो इसका डी विकल्प सही है। देखते हैं, तो 16 नंबर क्या कर रहा है, किसके बढ़ने के फलस्वरूप निजी निवेश में वृद्धि की अधिक संभावना होगी? तो 16 का जो सही आंसर वह सी है, नई पूंजी को अनुमानित प्राप्ति। यहाँ से जो है वो आर्थिक शुरू हो जाता है, तो इसका 16 नंबर का जो आंसर सी है, नई पूंजी को अनुमानित प्राप्ति से, नई पूंजी को अनुमानित प्राप्ति से ही के फलस्वरूप निजी निवेश में वृद्धि की अधिक संभावना रहती है। 17 नंबर देखें, तो भारत की राष्ट्रीय आय आकलन करने वाली संस्था है? तो 17 का जो सही आंसर है वो डी है, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। इंपॉर्टेंट ये है, भारत की राष्ट्रीय आय का आकलन कौन करती है? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन करता है, यानी सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशन CSO करता है। 18 नंबर प्रश्न देखें, तो 18 का सेवा क्षेत्र का दूसरा नाम क्या है? तो 18 का जो सही आंसर ए है, तृतीय क्षेत्र। सेवा क्षेत्र द्वितीय क्षेत्र, क्योंकि प्राथमिक क्षेत्र जो है, प्राथमिक क्षेत्र में कृषि आता है, द्वितीय क्षेत्र में उद्योग यानी जो इंडस्ट्री हुए आते हैं, तृतीय क्षेत्र में सेवा क्षेत्र आता है। बहुत ही आसान है। 19 नंबर है, भारत में श्वेत क्रांति के जनक रूप में कौन जाना जाता है? तो 19 का सही आंसर बी है, डॉक्टर वर्गीस कुरियन को, क्योंकि MS स्वामीनाथन, जिनका हाल ही में भी निधन हो गया अक्टूबर में, इनको जो है भारत में हरित क्रांति का जनक माना जाता है। और जबकि डॉक्टर वर्गीस कुरियन है, यह भारत में श्वेत क्रांति के जनक रूप में जाने जाते हैं। और डॉक्टर बलवंत राय मेहता जो है, ये भारत में जो है ये स्वशासन यानी जो पंचायती राज व्यवस्था है उसके जनक बलवंत राय मेहता को माना जाता है, क्योंकि इन्हीं सिफारिशों के आधार पर भारत में जो है पंचायती राज व्यवस्थाएं 93वां और 94वां विधान संशोधन करके भारत में जो पंचायती राज व्यवस्था को 1992-93 से लागू किया गया था। तो 20वां प्रश्न करा, भारत में आर्थिक सुधार 1991 के दौरान प्रधानमंत्री कौन थे?
तो 20वीं का जो सही आंसर है वो ए है, पीवी नरसिम्हा राव। बहुत ही आसान है। यानी इसी दौरान जो है 1991 के दौरान ही भारत में जो वित्त मंत्री थे वो भारत के एक और पूर्व प्रधानमंत्री अर्थशास्त्री डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। वो भारत के उस दौरान वित्त मंत्री थे और इन्हीं के समय जो भारत में एलपीजी व्यवस्था यानी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन यानी भारत में जो है मुक्त व्यापार के लिए लिबरलाइजेशन, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण के रूप में जो है आर्थिक सुधार शुरू किए गए। उस दौरान भारत के प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव थे। 21 नंबर देखें तो भारत के संविधान में इनमें से क्या राज्य सूची में सम्मिलित नहीं है। 21 का जो सही आंसर है वो डी है। डी मीन्स दंड प्रक्रिया संहिता। दंड प्रक्रिया संहिता जो है ये भारत के संविधान के राज्य सूची में शामिल नहीं है। और राज्य सूची में जबकि शामिल है पुलिस, कानून और व्यवस्था और जेल जो है ये राज्य सूची में शामिल है। इस संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है। तो 22 का जो सही आंसर बी है, प्रतिबद्ध न्यायतंत्र। यानी भारत में जो संविधान की मुख्य विशेषता में प्रतिबद्ध न्यायतंत्र नहीं है, जबकि अर्धसंघीय संरचना है, शक्तियों का वितरण है, लेकिन संविधान और संविधान की सर्वोच्चता है, लेकिन प्रतिबद्ध न्यायतंत्र नहीं है। मतलब बी जो इसमें कमिटेड ज्यूडिशरी नहीं है, बल्कि भारत में एक स्वतंत्र ज्यूडिशरी है। नेक्स्ट इसमें देखें तो नेक्स्ट इसमें 23 नंबर प्रश्न है, निम्न में से क्या भारतीय नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करता है। निम्न से क्या भारतीय नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करता है। तो 23 का जो सही आंसर वो सी है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो है ये जो भारतीय संविधान में 36 से 51 तक दिए गए हैं उसमें राज्य के नीति तत्व में जो है भारतीय नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करने की बात कही गई है या प्रदान करता है। 24 नंबर प्रश्न देखें तो भारतीय संविधान कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों के आयोजन के लिए निर्देशित करता है। ये बहुत ही आसान है, अनुच्छेद 40 है, जो कि यह भी राज्य जो है वह डीपीएसपी में है, यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व में डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी है, जो कि अनुच्छेद 36 से 51 तक इसका प्रावधान किया, जो कि भारत के संविधान में भाग 4 में इसका वर्णन मिलता है। 25 नंबर देखें तो त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था का विचार किसने रखा था। तो 25 का जो सही आंसर है वो ए है, बलवंत राय मेहता कमेटी। इसके ऊपर हम देख चुके हैं। तो बलवंत राय मेहता कमेटी जो है त्रिस्तरीय पंचायत, त्रिस्तरीय का मतलब ग्राम स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर यानी मध्य स्तर पर और जिला स्तर पर, 3 स्तर पर जो त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था का विचार जो है सर्वप्रथम बलवंत राय मेहता कमेटी ने रखा था। 26 नंबर प्रश्न को देखें, यहाँ से साइंस शुरू हो रहा है, विज्ञान। तो इसको देखते हैं, बिजली का प्रवाह सर्किट में कब होता है। तो 26 का जो सही आंसर है इस पर फुल मार्क्स दिया गया है, यानी इसको संशोधित आंसर किए इसको सभी के लिए फुल मार्क्स कर दिया गया था। बिजली का प्रवाह सर्किट हाउस में कब होता है, इसमें सभी यानी सभी को फुल मार्क्स मिलने का मतलब ए बी सी तीनों विकल्प सही होने की संभावना के अंतर्गत रखते हुए इसको फुल मार्क्स कर दिया गया था, अर्थात 26 विवादित प्रश्न था। 27 नंबर देखें तो प्रतिरोध की एसआई यानी स्टैंडर्ड यूनिट, इंटरनेशनल यूनिट जो है, स्टैंडर्ड यूनिट जो है प्रतिरोध का एसआई इकाई क्या है। तो 27 का जो सही आंसर बी है, यानी ओम है। प्रतिरोध का जो एसआई मात्रक है इंटरनेशनल सिस्टम जो है वो ओम है। नेक्स्ट देखें, नींबू का खट्टा स्वाद इसमें से किसकी उपस्थिति के कारण होता है। तो 28 का सही आंसर जो ए है, यानी साइट्रिक अम्ल के कारण होता है नींबू का स्वाद खट्टा होता है। नेक्स्ट देखें तो कर्कट जनक रसायन से होता है, कर्कट जनक रसायन से होता है। तो 29 का सही आंसर जो सी है, कैंसर होता है, यानी कर्कट जनक रसायन से कैंसर होता है। इसका आंसर सी है। तीसरा, त्वचा की ऊपरी सतह क्या कहलाती है। तीसरे का सही आंसर देखें, तीसरे का सही आंसर बी है, अधिचर्म, एपिडर्मिस। अधिचर्म एपिडर्मिस कहते हैं और त्वचा की ऊपरी सतह एपिडर्मिस होती है। मैट्रिक के अंग्रेजी के प्रश्न हैं तो इसकी अलग से वीडियो में इसकी चर्चा करेंगे, विस्तृत चर्चा करेंगे। तो यहाँ 36 से देखते हैं, 36 में क्या है, मैथमेटिक्स के प्रश्नों को देखा जा सकता है। 21 है, 32 है, 33 है, 34 है और ये 35 है। केवल यदि इसके आंसर की चर्चा कर लें तो आंसर यहाँ पर देख लेते हैं, इसकी चर्चा अगले वीडियो में करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें केवल मैथमेटिक्स और सांख्यिकी या आंकड़े आधारित प्रश्न होंगे। तो 31 का जो सही आंसर है वो आपका ए है, यानी 1 है। 32 का सही आंसर देख लें तो 32 का सही आंसर भी ए है, यानी 300 है। 35 के सही आंसर देखें तो 35 का जो सही आंसर है वो सी है, यानी 19/32 है। 34 का सही आंसर देखें तो 34 का जो सही आंसर है वो डी है, यानी 10.8 है। और इसके बाद यदि 35 का सही आंसर देखें तो 35 का सही आंसर जो आपका वो ए है, यानी 47 है। इसके बाद 36 से हिंदी शुरू होता है, उसमें देखें तो हिंदी में है, निम्न में से तीक्ष्ण का विलोम शब्द क्या है। तो 36 का जो सही आंसर डी है, यानी कुंठित, यानी 36 का जो सही आंसर कुंठित है, यानी तीक्ष्ण का विलोम शब्द पूछ रहा है तो कुंठित होगा। 37 गजवदन का पर्यायवाची है। तो 37 का सही आंसर सी है, गणपति। गजवदन का पर्यायवाची गणपति है। 38 देखें तो कांटों से भरा हुआ वाक्य के लिए नीचे दिए गए विकल्प में से एक शब्द चुनिए। तो 38 का जो सही आंसर डी है, कंटकाकीर्ण। कंटिकाकीर्ण जो है वह कांटों से भरा हुआ के लिए एक वाक्य है। 39 नंबर प्रश्न देखें, दूध का दूध और पानी का पानी करना मुहावरे का अर्थ है। तो 39 का जो सही आंसर वो डी है, उचित निर्णय करना है। 40 नंबर प्रश्न देखें तो 40 का शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो 40 में जो सही है वो सी है, यानी बहिष्कार ये सही है।
शेष जो 3 इसके गलत हैं, यानी यह बहिष्कार गलत है, यह बहिष्कार, यही बहिष्कार, सी इसका सही है। 41 देखते हैं। 41 यहाँ आपका इंग्लिश पैसेज होता है, 41 से 43 तक इंग्लिश पैसेज है। इसमें डायरेक्शन है, रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द करस्पॉन्डिंग क्वेश्चन 41 टू 43। यानी इसमें देखते हैं 41 को देखते हैं, इसी पैसेज पर बेस्ड एक क्वेश्चन है। तो 41 इसमें देखा जाए तो इसमें है द ऑथर सैट पीयरिंग इनटू द डार्कनेस बिकॉज, तो 41 का सही आंसर डी है, ही वाज अफ्रेड, यानी वो भयभीत था। 42 को देखते हैं, द ऑथर जंप्ड आउट ऑफ बेड बिकॉज, तो 42 का आंसर सी है, सी मींस ए कोल्ड ब्रीज ब्लू पास्ट हिज फेस। नेक्स्ट 43 देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिड द ऑथर डू लिस्ट, 43 का जो सही आंसर है वो बी है, क्लाइंबिंग इनटू बेड। नेक्स्ट 44 देखते हैं, तो 44 में अगर आप नीचे दिए गए विकल्पों से संबंधित शब्द का चयन कीजिए, यानी यहाँ से आप लॉजिक का ओरिजिन शुरू हो जाते हैं। तो इसमें देखते हैं 46 है, दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द का चयन कीजिए। जैसे कुत्ता में जो होता है, यानी कुत्ता प्रजाति के जो जानवर हैं उसमें रेबीज पाया जाता है, यानी रेबीज है। उसी प्रकार से मच्छर में जो संबंधित हो मलेरिया है, यानी कुत्ता काटेगा, या सियार, स्वान प्रजाति के जो है उसमें रेबीज पाया जाता है, जिसमें सियार, कुत्ता इत्यादि आते हैं, तो वहाँ उसमें रेबीज पाया जाता है, उनके काटने से रेबीज वायरस होता है। उसी प्रकार से मच्छर काटने से मलेरिया नामक जो है बीमारी होती है। जबकि प्लेग जो है ये चूस होता है, डसना सांप, मृत्यु तो वैसे भी है। ये 46 रहा। 47 देखते हैं, उस शब्द का चयन कीजिए जो समूह के बाकी शब्दों से मेल नहीं खाता है। तो 47 का सही आंसर जो बी है, बी मीन्स शूरवीर, क्योंकि इसमें नन, धर्म संगनी, मुनि और पादरी ये सभी धर्म से संबंधित है, जबकि शूरवीर एक योद्धा है, ये धर्म से संबंधित नहीं है। हालांकि धर्म से संबंधित का मतलब यह युद्ध से संबंधित है, बाकी शेष जो है यह युद्ध से संबंधित नहीं बल्कि शांति से संबंधित है। नेक्स्ट देखते हैं 48, किसी निश्चित कूट भाषा में कंप्यूट्रोन को लिखा जाता है दिस थिंग्स, यानी यह लिखा है। इसी प्रकार कूट भाषा में एडवांटेज को क्या लिखा जाएगा, तो 48 का जो सही आंसर बी है, बी मीन्स ये हुआ, ऐसे लिखा जा सकता है, बहुत आसान है, इसको सेट करके लिखा जा सकता है, बहुत सिंपल है। इसके बाद 49 देखते हैं, एक आदमी ने एक महिला से कहा तुम्हारी माँ के पति की बहन मेरी बुआ है, यानी ये स्टेटमेंट क्या कर रहा है, एक आदमी एक महिला से कह रहा है तुम्हारी माँ के पति की बहन मेरी बुआ है, वो महिला उस आदमी से किस प्रकार संबंधित है, तो 49 का जो सही आंसर डी है, बहन है। ये बहुत सिंपल है, ब्लड रिलेशन वाला प्रश्न है। 50वां नंबर प्रश्न देखते हैं। 50वां कह रहा है यदि 18 फरवरी 2005 को शुक्रवार है तो 18 फरवरी 2007 को कौन सा दिन होगा, तो इसका जो सही आंसर 50वें का है वो ए है, यानी रविवार होगा। तो यह कह रहा है 18 फरवरी 2005 है यह, और इसी प्रकार 18 फरवरी 2006 होगा, फिर 18 फरवरी 2007 होगा। इसमें देखें तो 5 और 6 और 7 कोई भी 4 से डिवाइड नहीं होगा, यानी इसमें कोई लीप वर्ष नहीं है, लीप ईयर इसमें कोई नहीं है। यह जो एक वर्ष हुआ 365 दिन का हुआ, यह भी जो एक वर्ष हुआ 365 दिन का हुआ। 365 में 2 को गुणा कर देते हैं, तो 365 गुणे 2, 5 गुना 10, 6 गुना 12, 1 13, 3 गुना 6 1 7, और 730 वर्ष में 7 का भाग करते हैं तो शेष जो हो जाएगा 2 बचेगा, क्योंकि 7 7 चौको 28, तो यह 2 शेष बचेगा, 2 जोड़ देते हैं, क्योंकि शुक्रवार था तो 2 जोड़ देते हैं, उससे आगे वाला दिन शनिवार रविवार, यानी ए इसका आंसर सही है, रविवार होगा। लेकर के जो अगले 10 प्रश्न होंगे 60 तक होंगे, वह समसामयिक यानी करंट से संबंधित होंगे। जो करंट, चूंकि 23 के लिए करंट जो है वह चूंकि 28-29 अक्टूबर को एग्जाम होने वाला है, तो वह सितंबर से लेकर के यानी पीछे के जो 6 महीने करंट अफेयर्स वो ज़्यादा उपयोगी हैं। यहाँ करंट पर हम विस्तृत चर्चा नहीं करेंगे। तो यह वीडियो का पार्ट 1 था, जिसमें हम 1 से लेकर 50 तक के प्रश्नों की चर्चा की है। वीडियो के पार्ट 2 में जो है वो शेष प्रश्नों की चर्चा, जिसमें मैथमेटिक्स और डाटा संबंधित जो सांख्यिकी के प्रश्न हैं उस पर विस्तृत चर्चा करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।